Assalamu everyone. Today we have with us a very special guest. He has been teaching for almost 25 years now. A very big name in business studies. He has been also been giving trainings to teachers. He has been consulting with businesses. He has also been appearing on television for a very long time now. And I am very fortunate that he has also taught me. Sir Zishan Ansari is with us. Thank you so much, sir, for coming. Very graced with your presence. Thank you so much. I'm pleased to be here and thank you for your kind words. थैंक यू सर. सर मैं अब सवाल पूछना चाहूँगा. पहले तो शुरू आपके साथ इतनी सारी बातें हो सकती हैं माशाल्लाह, बट एजुकेशन से ही मैं स्टार्ट करना चाहूँगा. सर 60% हमारा लिटरेसी रेट है. वही लिटरेसी रेट का जो पैरामीटर है कि बस लिखना आता हो अपना नाम, और 5 से 9 साल के बीच के जो बच्चे हैं 50% ऑफ देम आर आउट ऑफ स्कूल्स. सर क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम का इशू, क्या हाल है, आप प्लीज़ बताएं. अगर आप चाहें तो बहुत इजीली समराइज भी कर सकते हैं. वैसे तो डिस्कशन बहुत बड़ी है. जैसे आप मैं तो ऑलमोस्ट अब 23 इयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए. अभी तक मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है सिर्फ थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए कि एजुकेशन को जो डिज़र्व्ड रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, अब उसमें सब लोग आ गए. उसमें स्टूडेंट भी आ गया और टीचर्स की कम्युनिटी आ गई, स्कूल ओनर्स आ गए. तो जो पूरा सिस्टम होता है, तो एजुकेशनल सिस्टम जो है उसको रिस्पेक्ट थोड़ी कम दी जाती है हमारे कल्चर में. अगर आप इसको कंपेयर करें एजुकेटेड सोसाइटीज़ से या सिविलाइज सोसाइटीज़ से, तो वो एजुकेशन को बहुत सर आँखों पे रखते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं. उनके यहाँ एजुकेशनिस्ट आपको इकोनॉमिक प्लानिंग में भी नज़र आएंगे, गवर्नमेंट में भी नज़र आएंगे, थिंक टैंक्स में भी नज़र आएंगे. हमारे यहाँ जो है वो एजुकेशनिस्ट को थोड़ा सा ज़रा नीचे रखा जाता है. अच्छा शायद पढ़े लिखे लोग हैं तो ये रियलिटी से शायद दूर हो, और कुछ नहीं किया तो टीचर बन जाएगा. हाँ, कुछ कर नहीं सके तो टीचर बन गए. अच्छा, अब चूंकि सोशल मीडिया भी है और बहुत चीज़ों की बॉम्बार्डमेंट हो रही है स्टूडेंट्स पे, तो उनको फिर थोड़े से मिसलीडिंग आइडियाज़ भी दे दिए जाते हैं. तो एक कोर इशू तो यही है कि एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है. अच्छा, आप भी इतने अरसे से माशाल्लाह प्रोफेशनली आप करते हैं मीडिया, ये आपने नोट किया होगा कि हर चीज़ दुनिया में ना मेजर्ड होती है. हम जो भी चीज़ दुनिया में बिलीवेबल होती है वो मेजर्ड होती है. पेट्रोल 10 लीटर भरा जाता है, ब्लड प्रेशर की एक रेंज होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हमारे मुल्क में सैडली कोई मेजरेबल पैरामीटर्स नहीं है कि एजुकेटेड लोग बहुत हाई राइज कर गए हों. वो सरप्राइजिंगली अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो आपको सोसाइटी में भी और पॉलिटिक्स में भी एंड यू नेम इट, सिस्टम ही पूरा ऐसा डेवलप हुआ. हाँ, तो वो सैडली ऐसा है. अच्छा, नॉट दैट कि वो हमारी है, वो और मुल्कों में भी है ऐसा, बट ये बात क्लियर है अगर मेजरमेंट की बात की जाए कि वो बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं. और जो एडवांस सोसाइटीज़ हैं जहाँ सोशल केओस भी नहीं है, लोग सुकून से रहते हैं, कोई किसी के पीछे नहीं भागता, सुकून से लोग रहते हैं, सब खाते पीते हैं, सब पार्क्स जाते हैं और अपनी मजहबी भी जो उनकी आज़ादी है वो पढ़ी लिखी सोसाइटी है. तो ये थोड़ा सा कल्चरल एक इशू है. सर कल्चर को सही बिल्कुल आपने कहा, कल्चर भी है, पॉलिसी मेकिंग भी आई थिंक है. 1.6% आई थिंक हमारा बजट है एजुकेशन के ऊपर, एंड दैट इज़ वेरी सैड एज वेल. लेकिन क्या आप क्या कहेंगे इसमें कसूरवार? अब जैसे नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों की, क्या आपको लगता है कि पहले 25 साल पहले या 23 साल पहले जो स्टूडेंट था और आज जो 23 साल बाद स्टूडेंट है, उसमें फ़र्क है बहुत बड़ा? कुछ चीज़ों में है फ़र्क. लर्निंग एबिलिटी में फ़र्क आ गया है. पहले बच्चे के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, अब रिसोर्सेज हैं. बट साथ साथ सीरियसनेस में भी फ़र्क आ गया है. अब ये बड़ा कहना मुश्किल है. सीरियसनेस कोई ऐसी चीज़ आप मेजर नहीं कर सकते. अगेन पैरामीटर, कोई पैरामीटर, कोई मेजरिंग रॉड नहीं है उसकी. ओवरऑल मैं नहीं समझता कि बहुत बुरी सिचुएशन हो गई है. बच्चे अब मॉडर्न ज़माने के अवेयर भी ज़्यादा हैं. ऑल आई फील कि उनको बस राइट कोचिंग मिल जाए. और वो मेरे ख्याल में टीचर्स का रोल और पेरेंट्स का रोल बढ़ गया है. तो अगर ये इस एंगल से आप देखें कि 20 साल पहले और अब में, तो मेरे हिसाब से टीचर्स का रोल, पेरेंट्स का रोल काउंसलिंग की तरफ, करियर काउंसलिंग, बिहेवियर, क्या करना है क्या नहीं करना, अच्छा क्या है बुरा क्या है, फ्यूचर में किस चीज़ का ख्याल रखना है, वो काउंसलिंग और कोचिंग का रोल बढ़ गया है पहले का मुकाबले में. पहले डिस्ट्रैक्शंस कम थी, खतरात जिनको हम डिस्ट्रैक्शन से बेसिकली हम कह रहे होते हैं खतरा कौन सा भी, तुम इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, मतलब राह से हट जाओगे
और टाइम बर्बाद करोगे, अपनी हेल्थ ख़राब कर लोगे, तो वो डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गई हैं। अब तो टीचर्स को आना चाहिए आगे, पेरेंट्स को आगे आना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं, आप नज़र रखिए, यहाँ से आपको ख़तरा है, हेल्थ को ख़तरा हो सकता है, आपके बिहेवियर को ख़तरा हो सकता है, साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा मेंटल हेल्थ के इश्यूज पहले नहीं सुनने में आते थे, अब आते हैं आज के ज़माने आज के ज़माने, अब चूँकि वो मेजर हो जाते हैं। में। और तो ये तो फ़र्क हैं पहले से और अब में। सर पिंग पोंग खेल रहे होते हैं टीचर्स और पेरेंट्स आपस में क्या है ये, किसका आप कहेंगे जिम्मेदारी ज़्यादा है, या अगर रोज़ चलें पेरेंट घर पे है, टीचर स्कूल में है, पेरेंट जो है वो टीचर को कह रहा होता है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, टीचर जो है वो पेरेंट को कह रहा होता है कि आपकी जिम्मेदारी है, तो है कौन असली जो नहीं देखिए, दोनों की जिम्मेदारी है और वो बढ़ गई है, जैसे मैंने अभी कहा कि दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, चूँकि ख़तरात बढ़ गए हैं, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गई हैं। होना ये चाहिए और कुछ जगह हो भी रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि हो रहा है। क्या होना चाहिए, पेरेंट्स और टीचर्स, या ऐसे बड़े लेवल पे बात करते हैं कि घर, हाउस होल्ड और द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ एजुकेशन या द एंटायर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जिसमें प्राइमरी स्कूल आ गया, इनकी आपस में टीम वर्क होनी चाहिए। रादर देन के पेरेंट्स जो हैं वो गुस्से में टीचर पे गुस्सा जाके उतारें कि आपने ये नहीं देखा। वो स्कूल्स बड़े कामयाब हैं आजकल के ज़माने में जहाँ पेरेंट्स और टीचर्स की रेगुलर इंटरेक्शन होती है। अब ट्रेडिशनली क्या होता है, बच्चे का एडमिशन हो गया, अगस्त में क्लास शुरू हुई, तो फिर वो 3 महीने बाद एक पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ, कई दफ़ा पेरेंट टीचर मीटिंग में ऐसा हुआ कि कुछ बड़े कंसर्न पेरेंट्स आए और उन्होंने फ़ोन नंबर लिया हमसे और या व्हाट्सएप या जो भी, कि हम आपसे इन टच रहना चाहेंगे, हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग बच्चे की चाहेंगे। मैंने बड़ी खुशी से उनको नंबर दे दिया। अच्छा, यही चीज़ जब मैंने बड़ी खुश होकर अपने दूसरे असातिज़ा को बताई, टीचर्स को बताई, तो उनमें से कुछ लोग, खासकर जो लेडी टीचर्स हैं, वो थोड़ी घबरा गई। बल्कि अजीब हंसी की बात है कि मैंने एक दफ़ा ये ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि मैंने भी ऐसा किया एक ज़माने में, तो वो कोई होंगे किसी पेरेंट के कुछ मोहब्बत भरे मैसेजेस आने लगे उनको, तो वो डर गई कि मैं क्यों दूँ नंबर, मेरा नंबर जो है मैं नहीं दूँगा। जुम्मा मुबारक। एग्जैक्टली, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और वो फूल चले आ रहे हैं, जिफ जो बने अब ये इशू है। अगेन वही बात आती है ना, कल्चर है। अगर एक टीचर है और एक पेरेंट है तो उसको ये समझना चाहिए कि हम दोनों एक टीम पे प्ले कर रहे हैं और हमारा मेन फ्रंट पे जो खड़ा है वो हमारा बच्चा है और उसकी जो तरबियत करनी है और उसको पढ़ाना है और उसको एक अच्छा इंसान बनाना है, वो हमारी ड्यूटी है। मुझसे भी कुछ दिन पहले भी की डिस्कशन हो रही थी तो मैंने उनसे कहा, काफ़ी वहाँ टीचर्स बैठे हुए थे, कि हमारे यहाँ एक चीज़ का फुकदान है, कमी है। हर टीचर को बच्चे को, अपने जो यानी स्टूडेंट है, उसको इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना होता है। ये उसका एक अल्टीमेट एम होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी करवाइए, अब ए आना चाहिए उसका और उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है किसी भी टीचर की, किसी भी लेवल पे, छोटे बच्चों को तो आप खैर एक्सक्लूड कर दीजिए, मॉन्टेसरी के टॉडलर हैं वो तो बेचारे अभी खा भी खुद नहीं सकते और वॉशरूम भी नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो, एक आइडियल जो अचीवमेंट है एक टीचर के लिए, एक स्कूल के लिए, एक कॉलेज के लिए, वो ये कि बच्चे को क्या आपने इंडिपेंडेंट लर्नर बनाया। अब इंडिपेंडेंट लर्नर का मतलब ये है कि वो क्या खुद से सर्च कर सकता है चीज़ें, उसको पता है कि ये चीज़ के बारे में नॉलेज यहाँ मिलेगी, या मुझे अगले 18 दिन किसी ख़ास चीज़ पे मेहनत करके और एक स्किल हासिल करनी है, या अगले 2 साल मुझे किसी चीज़ पे लगाने हैं। अगर तो आपका स्टूडेंट इस नहज पे आप ले आते हैं, वो अचीवमेंट, उस टीचर को तो ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। yes. और ये जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो करियर में हमने जिनके साथ पढ़ाया जिनको, और वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन गए, आज माशाल्लाह वो दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं या खुद एक ऐसी आइडियल पर्सनालिटी बन चुके हैं। तो मुझे तो इस चीज़ में बड़ी खुशी महसूस होती है। नहीं सर, आई एब्सोल्युटली एग्री, और आपने जो बात की वो बहुत अच्छी है, बट एक सवाल और रेज होता है इससे, एंड दैट क्वेश्चन इज़ वेदर द सिस्टम और द करिकुलम और द इंटायर, मतलब जो भी सिचुएशन है इंसान की ज़िंदगी के, वेदर दे अलाउ द किड टू थिंक क्रिटिकली या इंडिपेंडेंटली। क्योंकि देखें, एक होता है ना कि कोर्स ही सेटअप इस तरीके से हुआ हुआ है, प्रेशर स्टडी का इस तरीके से बना हुआ है कि बच्चा जाता है स्कूल जाके वो इतना टाइम पढ़ता है, 6-7 घंटे वो पढ़ रहा है, उसके बाद वो आता है, फिर वो ट्यूशन्स जाता है, तो
फिर सवाल ये उठता है कि क्या एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, सिलेबस में चेंजेस करने की ज़रूरत है, कोर्स बर्डन को रिलीव करने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजीज़ क्या ले सकते हैं कि बच्चों को और ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर्स बनाया जाए या उनको उनकी थिंकिंग को डेवलप किया जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है। अप्रोच बहुत सिंपल है। जर्मनी ने और कनाडा ने और आई थिंक जापान ने डेफिनेटली इस पर बहुत काम किया हुआ है। थोड़ा सा उनको एजुकेशनल सिस्टम स्टडी कर लें तो हमें बड़ी अच्छी वहाँ से पॉइंट्स मिलेंगे। अब वो है क्या, बड़ा सिंपल है। देखिए, पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट यूज़ होता है डिवीजन ऑफ लेबर का। Yes. हर आदमी क्रिटिकल थिंकर नहीं बन सकता, हर आदमी टीवी एक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बन सकता। तो एक सिंपल डायग्नोस्टिक तो नहीं करना चाहिए, असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए जब थोड़ा बहुत बच्चे की टेंडेंसीज पता चल जाए। उसमें साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी हो सकती है। एक बड़ा मशहूर MBTI टेस्ट होता है, मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टाइप इंडिकेटर कहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अगर वो अगेन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के साथ स्कूल्स रन करें और ये बना दें कि भाई ये बच्चा इस फील्ड के लिए बेहतर है। अब मैं इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल आप अगर समझें इसको, तो वो फोर्सेस यानी मिलिट्री से आती है। वो एक 5 दिन का या 3 दिन का एक छोटा सा टेस्ट फौरन बच्चे का करते हैं। उसमें उसको भगाते दौड़ाते रस्सी से लटकाते हैं और क्लियर कर देते हैं कि ये मिलिट्री के लिए सूटेबल है। उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो जाता है। छोटा सा सवाल है, अगर हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो कोई 60-70 साल से ये टेस्ट रन कर रहे हैं तो स्कूल्स भी कर लें। वो डिसाइड कर लें कि भाई बच्चे को ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये डॉक्टर के लिए सूटेबल है, नहीं है। ये फिजिकल वर्किंग की जो जॉब्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, वुड वर्कर्स हैं, आपको अच्छी तरह पता है, आपका बाहर का भी एक्सपोजर है कि दे आर वेरी फाइन पेड जॉब्स। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। एयरलाइन टेक्नीशियंस हैं, वेदर के जो स्टेशंस होते हैं, तो आई मीन इतनी जॉब्स हैं। तो ये स्कूल को और पेरेंट्स को मिलकर करना है। एक माहौल बनाएं, मूवमेंट बनाएं कि बच्चों को ऐसे टेस्ट के थ्रू गुजारा जाए। अच्छा, आमतौर पे क्या हो रहा है यहाँ पे, गट फीलिंग पे चल रहा होता है। वो मेरी बेटी ड्राइंग बड़ी अच्छी करती है तो वो आर्टिस्ट बन जाएगी। ऊपर से जब बड़ी हुई तो वो तो कुछ और ही उसका टेंडेंसी निकल आया। यू नो, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, माँ बाप का पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद। तो ये कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर काम आसानी से कर सकता है। गवर्नमेंट तो आपको पता है स्लो है। यस, ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम्स हैं 10 चक्कर। 40,000 गोस्ट टीचर्स अभी भी हैं सर, मतलब, और 2,500 से 3,000 गोस्ट स्कूल्स हैं। हाँ, मैं बड़ा ये ऑफिशियली रिकॉर्ड पे, मतलब अनऑफिशियली कितना होगा फिर? ऐसे ही है। तो लेट्स नॉट ट्राई टू यू नो गो इनसाइड दैट विद सम काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेशन। प्राइवेट सेक्टर के इतने अच्छे स्कूल्स हैं, आई एम लाइक सो इम्प्रेस्ड। बड़े अच्छे सेटअप हैं, ओनर्स बड़े पढ़े लिखे हैं, पैसा भी है उनके पास। छोटे छोटे टेस्ट प्लेसमेंट से कर दें। जैसी क्लास 8 स्टार्ट हो रही है, मिडिल स्कूल जिसको हम कहते हैं, वहाँ कोई टेस्ट रख दें, सब्जेक्ट परफॉर्मेंसेस पे रख दें, बच्चों को काउंसलिंग करें, पेरेंट्स को बुलाएं कि देखें हमारे हिसाब से ये बच्चा इस फील्ड के लिए अच्छा है। तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। इसमें नए प्रोफेशंस भी निकल आएंगे। और ये जो इशू चल रहा है कि भाई बच्चे भी कंफ्यूज हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। सर, कंफ्यूजन क्यों है वैसे? इतनी कंफ्यूजन, मेरा ये सवाल भी है कि व्हाई आर दे सो कंफ्यूज्ड? इज द एक्सपोजर नहीं है। आप जब जैसे बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, करना ये चाहिए कि आप ऑब्जर्व करें कि दूसरे मुल्कों में अगर तरक्की है, बेहतरी है किसी चीज़ में, तो क्यों है, वो किस वजह से है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम जो है, अब हमारे यहाँ आपको पता है पैरेलल सिस्टम बड़े चल रहे हैं। एक लोकल सिस्टम है, मैट्रिक इंटर का, फिर हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव बोर्ड्स भी हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स भी उसमें हैं। अब कैम्ब्रिज कितने से चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। पियर्सन का भी बड़ा अच्छा होने लगा है। आखान बोर्ड इज डूइंग रियली वेल। तो इनके होने के साथ साथ कन्फ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए। जो बोर्ड्स बच्चों को अच्छे करियर्स की तरफ गाइड करता है वो पॉपुलर होगा। और जो भी सिस्टम जो है, अच्छा अगर हम जर्मनी से फॉर एग्जांपल कंपेयर करें, स्विट्जरलैंड से करें, उनके प्रीटी मच यूनिफाइड सिस्टम्स हैं। और वो क्यों है? वो इसी वजह से हैं कि वो बच्चों को बहुत नाइसली गाइड कर देते हैं कि बेटा आपके लिए ये फील्ड सूटेबल है, आपके स्कोर्स ऐसे हैं। अच्छा, फिर उनकी पूरी डेवलप्ड इंडस्ट्री है। अगर पॉलिटेक्निक्स का अगर कॉन्सेप्ट का पता कि वो एक स्कूल या कॉलेज होता है
जहाँ मल्टीपल, पॉली मतलब मल्टीपल टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है, तो वो हमारे यहाँ ना होने के कारपेंट्री की, इलेक्ट्रिकल है, फिटिंग्स हैं, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनकी एयर कंडीशन सिस्टम्स को मॉनिटर करना है। मैं तो हैरान होता हूँ, जैसे खाना काबा है, हरम, और बड़ी मसाजिद हैं, मदीना शरीफ में भी हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स रन कर रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए तो आपको टेक्नीशियंस चाहिए। एब्सोल्युटली, हाई पेड जॉब्स हैं, ये कंट्रीज बड़ी हाई पेड है, ठीक है ना। तो वो कहाँ से आते हैं? क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसा कॉलेज है, कोई पॉलिटेक्निक है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो इस चीज़ की फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग देता हो? फ्लाइंग के स्कूल्स हैं, इक्का दुक्का है। अब 25 करोड़ का मुल्क है, और तो मैंने एक ज़माने में भी पढ़ा था, अब तो खैर वो फिगर मुझे लगता है ज़्यादा हो गई होगी, कि जर्मनी में 750 डिफरेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशंस अवेलेबल हैं, जिनमें एनिमल हैंडलिंग से लेके, यानी घोड़े किसी ने पाले हुए हैं तो उनकी साइंटिफिक किस तरह से केयर करनी है, वहाँ से लेके तो ब्यूटी पार्लर और मॉन्टेसरी, हर चीज़ की सर्टिफिकेट, मैकेनिक बनने की, हर चीज़ की ट्रेनिंग मौजूद है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। यहाँ पे तो सर लुक डाउन किया जाता है ना इन प्रोफेशंस को। मसला ये भी है कि हमारे बोलते हैं तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम मैकेनिक बन जाओगे। फॉर एग्जांपल टैक्सी चलाओगे, ट्रक चलाओगे। कनाडा में जब मैं था तो ट्रक ड्राइवर्स यूज्ड टू अर्न मोर देन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स इन कनाडा, इन सम वेरिएशन, अगर आप एवरेज पे लें। तो यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है कि यहाँ पे मतलब आपकी जो सोसाइटी है वो, अगेन जो कल्चर वाली बात आपने की, कल्चर में रिस्पेक्ट नहीं है। आप एक बंदा पढ़ा लिखा है और चलो टेक्नीशियन की जॉब कर रहा है तो उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए। इवन हमारा दीन भी इसको बहुत सपोर्ट करता है। दीन ने कभी लुक डाउन नहीं किया है कि आप मेहनत कर रहे हैं, हलाल काम हो तो वो उसमें मेहनत अगर है तो उसकी इज्जत है, और वो इज्जत हम सैडली नहीं देते हैं। तो बस ये मसला है। बाहर जाके जैसे होता है ना, वही स्टूडेंट्स जो मेरे साथ थे, वो बड़ा मतलब they used to look down upon the person who was serving sandwiches या वो sandwiches बना रहा है। वही बच्चे जब कनाडा जाते हैं तो they are the ones who are making sandwiches, और उनमें कोई मसला नहीं। तो आई थिंक इसका आंसर हमें मिल गया है कि इट इज कल्चरली, कल्चर का इशू है। कल्चरली इज्जत देनी है, मेहनत करने वाले को इज्जत देनी है, पढ़े लिखे को, क्वालिफाइड आदमी को इज्जत देनी, और चले भले क्वालिफाइड नहीं है, अगर एक्सपीरियंस है और वो किसी चीज़ का एक्सपर्ट है तो उसको इज्जत देनी चाहिए। शऊर है अगर उसके पास, तो भी मेरे ख्याल में इंसान अच्छाई और बुराई अगर समझता है, आई थिंक अगर उसके अंदर अपने आप को करेक्ट करने की सलाहियत है, तो वो भी बिल्कुल सही बात है। सर एक और चीज़ है, अब सोशल मीडिया आ गया है और ज़माना इतना चेंज हो गया, सोशल मीडिया से भी आगे अब माशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी बिल्कुल आ गई है। वुड यू से कि ये एक चीज़ है जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या मतलब होता है ना, लोग कहते हैं कि भाई इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र, बट एट द एंड ऑफ द डे यूज़र को भी जिस तरीके से वो चीज़ मिल रही है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है, हाउ इज़ द एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ इज़ आवर कल्चर ट्रांसफॉर्मिंग विद द प्रोमulgation ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड AI की जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं? अगेन ये छोटी बात की जाए तो ये है कि नहीं सर, आप लंबी करें तो मसला नहीं, अच्छा है। नहीं, मुझे नहीं फील होता कि ये कोई इतनी बड़ी थ्रेट होगा। अच्छा, हाँ है, हर चीज़ में है कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट होता है। मुझे ये नज़र आता है मिसाल के तौर पे कि अब वो बच्चे जो दूर दराज गाँव में रहते थे, यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाते थे, या उन इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ थी ही नहीं, अब ऑनलाइन दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है, वो वहाँ से पढ़ें। और अब जो फ्लेक्सिबल सिस्टम एजुकेशन का आने लगा है, पाकिस्तान में भी बहुत आ गया है, ऑल्टरनेटिव बोर्ड्स आ गए हैं, वो बच्चों को इनेबल करेंगे कि आप एग्ज़ाम्स दें। तो स्टडी एट योर ओन पेस, अपनी हिसाब से आप पढ़िए और एग्ज़ाम आके दीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इंडस्ट्रीज़ को तो वाकई बहुत थ्रेट करेगी, कुछ प्रोफेशंस को वो थ्रेट करेगी, बट ये तो दुनिया का कानून है। हर 50-60 साल बाद कोई ऐसी डिस्ट्रप्टिव चीज़ आती है जिससे पुरानी चीज़ें रिवैम्प करनी ही पड़ती हैं, या तो वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं या तो उनको इनोवेट करके ट्रांसफॉर्म करके एक शक्ल दूसरी शक्ल में लेके आना। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक सेइंग है तो वो इंग्लिश में, मैं उसका उर्दू बताऊंगा आपको, कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम लाइट्स यूज़ करते हैं, तो LED आ गई और सब चीज़ होगी, पहले तो बल्ब था, इनका जो डैडी है वो तो बल्ब है। तो उसमें उस सही में लिखा हुआ है कि बल्ब की इन्वेंशन जो है
वो मोमबत्ती की इम्प्रूवमेंट से नहीं आई है, मोमबत्ती की नफरत से आई। मोमबत्ती की नफरत से, बहुत अच्छी बात की। क्योंकि हजारों साल से तो हम मशल जला रहे थे, आग जलाते थे या कैंडल जलाते थे, दिए जलाते थे। मैं तो कभी कोई हिस्ट्री के म्यूजियम में जाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ी प्यारी चीज़ है। चिराग, वो अलादीन का चिराग भी था, चिराग बड़े खूबसूरत थे, लालटेन जिसको हम लैंटर्न कहते हैं, बड़े फैंसी। वो पुराने मूवीज़ में भी आप जाएं, रोमन में भी और अर्तुगरुल में भी, और इसमें भी वो तो वो तो कई हजार साल से चल रहा था। किसी मौके पे आगे किसी आदमी ने कहा होगा हो गया यार, ये आग वाग बहुत हो गई है, कब तक आग जलाओगे? हजारों साल से आग जला रहे हो रोशनी के लिए, मगर वो मेरा पर्दा भी जल गया उससे, वो नीचे राख गिरी हुई थी, मेरी बिल्ली पे गिर गई राख, नुकसानात थे ना। यस। अब कब तक आप मोम में लगे रहेंगे? हमारा भी एजुकेशन सिस्टम फिर ऐसे ही हर चीज पे अप्लाई हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तो की। उसने कहा होगा कि यार कुछ और बनाते हैं, इसको बंद करो, इसको टोटल अभी बंद कर दो, हजारों साल हो गए हैं, इस इंडस्ट्री को बंद करो। यस। तो एक नई चीज क्रिएट हो गई। अच्छा, उसके बाद अब अगले कोई 60-70-100 साल में तो वो बल्ब भी खत्म हो गया, वो आए थे एनर्जी सेवर जिनको हम कहते थे, जलेबी की तरह से होते थे, जी जी जी, वो भी आए, खत्म हो गए। एलईडी आ गए, अब और कोई चीज डिस्कवर हो जाएगी, तो बड़ी फास्ट जा रही है हमारी प्रोग्रेस। बट ये ज़रूरी है कि पुरानी चीज़ों को आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव है। यस, एब्सोल्युटली। आपको देखना पड़ेगा। तो वो एजुकेशन में भी है, हमारी ड्रेसिंग में है। मैंने नोट किया हमारी ड्रेसिंग बहुत अब प्रैक्टिकल होती चली जा रही है। एक टाइम तक बड़े हैवी ड्रेसेस पहनते थे, वो रोब्स की तरह पहनते थे लोग। रोब्स पहन के आप फास्ट दुनिया का काम नहीं कर सकते। एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा आप, ये मैंने कई दफ़ा इसको डिस्कस किया है कि जो तेज़ कौमें हैं, सिविलाइज्ड हैं, उनका ड्रेसिंग का पैटर्न भी कुछ अलग है। यस। उनकी जो ड्रेसिंग है ओवरऑल प्रैक्टिकल है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। घर जाके तो आप रोब्स या जो भी आप कोई खुले कपड़े पहन लीजिए। काम के वक्त आप अगर ढीला ढाला लिबास पहन रहे हैं या ऐसा लिबास पहन रहे हैं जो सुकून आवर है, सुकून आवर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं शायद उसको सही अभी एक्सप्लेन कर पाऊँ थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर वो ऐसा जिसमें आपको नींद आ रही है या आप में चुस्ती का एलिमेंट नीचे जा रहा है आपकी ड्रेसिंग की वजह से, ठीक है ना। अब चाइना में तो नहीं लोग ये बड़े बड़े चोगे पहनते या घेर वाली शलवार, या घेर वाली शलवार, या यू नो ये वाले ड्रेसेस आपके घर के लिए, यस एब्सोल्युटली, रिलैक्स करने के लिए, जो आपका नेशनल ड्रेस होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई नेशनल स्पिरिट के बारे में बात नहीं हो रही, बात प्रैक्टिकलिटी की। क्योंकि देखे ना हमारे जो जैसे सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए लोगों ने, वो बंदा पीछे बैठा हुआ है वीगो डाले पे, और पीछे वो इतनी घेर की शलवार, अब जब कुछ करना होगा सिक्योरिटी, हाँ तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है ना उसको, वो बेचारा कब तक वो अपना संभालेगा अपने कपड़े या वो प्रोटेक्ट करेगा। तो दैट इज एन इशू। एंड बहुत अच्छी बात की आपने। फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो स्लिम फिटिंग डॉगीज पहनते हैं जो कंफर्टेबल मटेरियल की होती है। जो लोग जहाज उड़ाते हैं, मैं एक ऐसी आइडिया फ्लोट कर रहा हूँ कि कोशिश करें कभी आप स्लीपिंग सूट में जहाज उड़ाने की। सो जाएंगे जहाज जरूरी है ना कि आप एक प्रॉपर ड्रेसअप हो जो उससे सूट करता हो, एब्सोल्युटली उस इंडस्ट्री से सूट करता हो, एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। आपने जैसे बहुत अच्छी बात की कि नए नए ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए। वी ऑल्सो आर लॉन्चिंग आवर ओन HND प्रोग्राम्स, हायर नेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम्स। कांग्रेचुलेशन। तो हम लोगों ने किया ये है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि देखें स्टूडेंट, एक तो उसको कोर्स में यूनिवर्सिटी में ए लेवल्स में उसको चले ठीक है, ए लेवल्स कर लिया, ओ लेवल्स कर लिया, यूनिवर्सिटी जाता है वो या जाती है और उनको वो वाले कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जो उनको कोई रिलेटेबिलिटी है ही नहीं। सो दे आर बीइंग फोर्स्ड टू स्टडी समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू देयर फील्ड, एंड दे आर बीइंग फोर्स्ड टू स्टडी एंड गिव देयर ऑल ऑफ देयर लर्निंग ऑन टू अ पीस ऑफ पेपर एट द एंड ऑफ द ईयर जब उसका एग्जाम होता है। हाँ, तो ये जो सिस्टम है ना कि पूरा साल अब बच्चे ने रिलैक्स किया। अब कुछ बच्चे उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने 1 महीना पढ़ा और ए निकाल लिया अपना, बिल्कुल। एंड दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग लर्निंग, वो बेचारे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका भी रिजल्ट नहीं आ पाता। तो वी बिकॉज ऑफ दिस वी गॉट HND प्रोग्राम्स आए हमारे बिजनेस में, हम लोग स्पेसिफाइड कराते हैं, HND प्रोग्राम कराते हैं, लॉ में कराते हैं, कंप्यूटर साइंस में कराते हैं। और कोशिश यही है कि किसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया जाए, किसी तरीके से ऑल्टरनेटिव रास्ता, क्योंकि एग्जाम्स हटा दिए इस कंपोनेंट से। इट इज़ बेस्ड ऑन योर असाइनमेंट्स एंड योर प्लेसमेंट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो बिजनेस में
करना चाह रहा है आगे डिग्री, हाँ। तो उसको 2 साल के लिए क्वालिफिकेशन दे रहे हैं जिसके अंदर उसकी कोर्स प्लेसमेंट भी होगी, मतलब दे विल बी वर्किंग प्रैक्टिकली अच्छा। इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पर भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या एजुकेशन और प्रैक्टिकल लाइफ में गैप है बहुत गैप है, क्योंकि पढ़े लिखा बच्चा, A स्टार वाला बच्चा, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, आई हैव सीन देम स्ट्रगलिंग, सम ऑफ देम स्ट्रगलिंग एंड मैनी ऑफ देम, मतलब हाई मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग व्हेन दे ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो इसको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं? क्या इंटर्नशिप्स के जो ये जैसे होता है कि भाई आप पहले यूनिवर्सिटी आपने ग्रेजुएट की, फिर वो कहते हैं इंटर्नशिप करें फ्री में, अब वो 6-8 महीना इंटर्नशिप करेगा, फिर वो बच्चा अप्लाई करेगा, उसको जो जॉब मिलेगी वो भी एक बहुत ही बेसिक, जिसे कहते हैं ना 50-60,000 की पेइंग जॉब, हाउ विल दे रन? सो व्हाट डू वी नीड टू डू इफ अ स्टूडेंट, अगर एक बच्चा पढ़ रहा है ओ लेवल से, तो किस तरीके से वो अपने करियर को ऐसे डेवलप करे कि आगे जाके वो प्रैक्टिकली अपने आप को उस फील्ड में सक्सेस पा सके उसमें? इसमें आई थिंक जो एक रेस्क्यू वाला एलिमेंट है ना कि हमें बच्चे को बचाना है, वो यही ऑल्टरनेटिव जो बोर्ड्स हैं, सिस्टम्स हैं या उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो हेल्प करेंगे। अब हो क्या रहा है, ये बड़ा सिंपल है समझना इसको। एक होती है प्रोफेशनल डिग्री और एक होती है एकेडमिक डिग्री, ठीक है? हमें अब एकेडमिशियंस कम चाहिए, जो मुल्क का हाल है, और स्किलफुल प्रोफेशनल्स चाहिए। अच्छा, मज़े की बात, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आप कॉमर्स के ले लें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, मेडिकल ले लें, मेडिकल स्कूल हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और इवन लॉ का प्रोफेशन, आप खुद लॉयर हैं आपको पता है। तो ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या ये अननेसेसरी सब्जेक्ट्स, चाहे वो लैंग्वेज के हों या वो सोशल साइंसेस के हों, क्या उनको लोड करते हैं बच्चों के ऊपर? नहीं करते हैं। ठीक है, बस यही फार्मूला हमें लोअर क्लासेस पे भी थोड़ा शुरू से ही उसको चेंज हाँ, या तो ऐसा करें कि कुछ सब्जेक्ट्स को मर्ज करते हैं, जो लेट्स से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हैं, उनको मर्ज करें। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हाँ, हो सकता है। कोई स्पेशलाइज उसमें जाने की जरूरत तो नहीं है। अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है, अमेरिका में बहुत बेसिक 4 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। यानी कि आप वहाँ का 7वीं क्लास का बच्चा या 8वीं क्लास का बच्चा पकड़े अगर, तो उससे पूछे भाई तुम क्या पढ़ते, तो कहेगा मैथ, इंग्लिश, साइंस, 3 बेसिक हो गए, और एक 4th सब्जेक्ट उनका होता है जो सोशल स्टडीज़ या कोई इस टाइप की चीज़ कहलाता है या हिस्ट्री कहलाता है। उसमें वो कॉम्बो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा सा लैंग्वेज और थोड़ा बहुत रिलीजन। ओके, दैट इज अ गुड वे टू गिव एक्सपोजर। हाँ, एक्सपोजर भी मिल गया, लोड भी कम है, और आपने जो बच्चे के अंदर एक थोड़ी सी सॉफ्टनेस लानी है, क्योंकि वो हार्ड कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, मैथ, साइंस और ये जो मैंने बताया अभी, तो अब वो सिस्टम कामयाब है क्या? हमारे यहाँ से हमारे बेस्ट बच्चे बाहर की नहीं ख्वाहिश करते जाने की, इसीलिए करते हैं कि वहाँ उनको पता है कि हमसे जो मेहनत कराई जाएगी उसका फल बिल्कुल सही वाला मिलेगा, ड्यू मिलेगा। यहाँ वो बेचारा आधी मेहनत, उसका दिमाग और उसका जो जिस्म है वो उन सब्जेक्ट्स में लग जाता है जो इतने फ्रूटफुल नहीं। जैसे मैंने कहा ना, हर 50 साल पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो एक वक्त रहा होगा कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं उनका मैं नाम अब क्या लूँ, पता है लोगों को, लेकिन अब बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो सब्जेक्ट्स या वो फील्ड्स को फोर फ्रंट पे रखा जाए, जिससे जॉब्स क्रिएट हो, मुल्क में रोज़गार बढ़े, तरक्की आए, तो वो फिर आपको इस बहुत इजी चॉइस बन जाती है कि ये चीज़ें हमने करनी है, ये नहीं करनी है। और थोड़ा सा बाहर के मुल्कों को आप स्टडी कर लीजिए, तो नेशनल पॉलिसी भी बन सकती है, प्राइवेट स्कूल्स कर सकते हैं। नेशनल पॉलिसी अगर नहीं बनती तो जो जनरल पब्लिक है उसमें अवेयरनेस आ गई है काफ़ी। ऐसी बात नहीं, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ सिखा दिया है लोगों को जो बरसों से लोग नहीं सीख पा रहे थे। अगेन वही बात होगी ना, वो टोटल ईविल नहीं है। हाँ, नहीं, इंसान के अपने हाथ में एक एक्सेस है, वो जो चाहे उससे। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है कि वो कुछ चीज़ों को इतना ईजिली आपको एजुकेशन में ले आएगी। तो मैं तो एज अ टीचर खुश हूँ। अच्छा, हाँ, मैं थ्रेट होगा कुछ चीज़ों को, लेट्स सी। को अभी स्टडी हुई थी MIT की, आई बिलीव स्टडी है कि उन्होंने क्या किया, MRI मशीनरी के अंदर स्टूडेंट्स को रखा, और उसके अंदर दे गॉट द स्टूडेंट्स टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। ओके, कुछ जो रिलाई कर रहे, कुछ मतलब दे टुक वन ग्रुप जो ChatGPT यूज़ कर रहा था, और एक ग्रुप जो विदाउट ChatGPT और ऑर्गेनिक आंसर्स दे रहे थे। ठीक है। एंड द रिजल्ट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। जो बच्चे AI यूज़ करते हुए अपना आंसर दे रहे थे,
और उनका कॉग्निटिव जो यूज़ है हाँ। दैट इज 70% लेस देन द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग ऑर्गेनिक आंसर्स और ओरिजिनल आंसर्स। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि किस तरीके से इफ़ यू आर यूजिंग, क्योंकि एक चीज़ के ऊपर रिलाय आप जब यूज़ करते हैं, हम तो देखें सर, आप तो माशाल्लाह आपकी तो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, आपकी एज भी आगे है, आपका जनरेशन आगे है, बट मैंने दोनों चीज़ें विदाउट कंप्यूटर्स और विदाउट फ़ोन्स का ज़माना भी देखा और विद फ़ोन्स एंड विद कंप्यूटर्स एंड विद एआई का ज़माना भी देख रहा हूँ। राइट। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंस जो क्रिएट हो रही है, हाँ। ये जो कि क्या कॉग्निटिवली हम लोग ख़तरे में हो सकते हैं, आ सकता है कि क्योंकि स्टूडेंट इतना ज़्यादा डिपेंड कर रहा है ऑन एआई, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट ट्रांसफॉर्मिंग, इट इज़ नॉट चेंजिंग। हाँ, उस स्पीड से नहीं होगा। उस जैसे होता है ना कि आप जब मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर बना था तो सवाल भी उसी हिसाब से चेंज हो गए थे ना। हाँ बिल्कुल। When the calculator was invented, हाँ, then the questions also changed. बहुत डिफिकल्ट जो आप बगैर कैलकुलेटर के नहीं कर सकते। तो सिलेबस में चेंजिंग करने की जरूरत है हमें, do we need to? बिल्कुल है, एआई के साथ सिलेबस को चेंज करने की बहुत फिर वो फ्रूटफुल होगा। हाँ, मगर अगेन देखिए ना, टेस्टिंग सिस्टम तो नहीं आप चैलेंज कर सकते ना। टेस्टिंग सिस्टम होता है आजकल एक बड़ी अजीब मुझे तो बहुत हैरत होती है कि लोग कैसे इस पर बिलीव कर लेते हैं कि वो टेस्ट को या टेस्टिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। टेस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है। Yes. आप उसको हटा नहीं सकते, नफरत नहीं करनी उससे, हाँ, उसको इम्प्रूव करना है। और उसका जो पुराने स्टैंडर्ड्स थे उनको आपने नए स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करना है। टेस्टिंग के टाइम तो आप कोई हेल्प नहीं ले सकते, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। आपको पता है कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो स्पीड टेस्ट होते हैं, उसमें स्किल ही यूज हो रही होती है, उसकी बड़ी तैयारी की जाती है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस में तो हेल्प करेगा, मगर फाइनल जो उसका टेस्ट आपका अच्छी बात की आपने, उसमें तो नहीं, क्योंकि एग्जाम के दौरान तो नहीं यूज कर सकते। हाँ, आप नहीं यूज कर सकते। हाँ। तो हमें बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि बेटा रिलाय तुमने अपने ब्रेन पर ही करना है। ये एक टूल है, सिर्फ कुछ अरसे के लिए यूज करो, इंफॉर्मेशन इज स्टिल, बट ओवर डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर। सर आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आप बहुत, मैं भी जब पढ़ रहा था आपके साथ तो यू वर द वन हु स्टार्टेड योर ओन फेसबुक ग्रुप, मतलब क्योंकि आपको पता था कि स्टूडेंट यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया, तो यू ट्राई टू इनकॉपरेट दैट एंड यू नो वहाँ पे आप वीडियोस, नॉलेज बैंक आपका एक ग्रुप है, उस पर आप वीडियोस भी डालते हैं, अभी तक डालते हैं आई बिलीव, और डालते थे शुरू से भी, कि नई नई चीज़ें, नए नए इन्वेंशंस। कितनी ज़रूरत है हमें एक्स्ट्रा करिकुलर्स के ऊपर फोकस करने की व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम? जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, अगर बच्चा बिजनेस पढ़ रहा है उसको एक्सपोजर मतलब किस हद तक, और उसको बैलेंस कैसे करें? हाउ मच इज़ इट नीडेड एंड हाउ डू वी बैलेंस इट? नीड तो है डेफिनेटली, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना है। दूसरा कि आप इंसान हैं, आपको अपनी फिजिकल जो बैलेंस है, हेल्थ है, आई साइट के मसले होने शुरू हो गए हैं अब बड़ी यंग एज में, मैंने देखा है। ओबेसिटी बढ़ गई है, ये हेल्थ चैलेंजेस हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स थोड़ा सा बैलेंस ले आते हैं आपके अंदर। अगेन बच्चे की अपनी टेंडेंसी पे भी डिपेंड करता है, उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक उसको उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। सर करियर में कितना अभी, क्योंकि यू आर ऑल्सो अ करियर एक्सपर्ट, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट व्हेन इट कम्स टू करियर और हैविंग अ सक्सेसफुल करियर, कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप्ड हों? बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बिकॉज हर मौके पे आप ऐसे किसी पॉइंट पे खड़े होते हैं जहाँ आपको दूसरे लोगों से ह्यूमन इंटरेक्शन में उनको कन्विंस करना पड़ रहा होता है। वहाँ लैंग्वेज का यूज़ क्या है, आपकी एंगर मैनेजमेंट कैसी है, और एंगर मैनेजमेंट से सबको पता है कि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं अगर एंगर मैनेज ना हो। लोग गुस्से में अगर जल्दी आते हैं तो एक तो ज़बान उनकी ख़राब हो जाती है, दूसरा कि ऑब्वियसली लोग फिर उनसे डरने लगते हैं। फिर वो कोई आइडिया देना चाह भी रहा है अच्छा वाला, वो शेयरिंग में नहीं आता कि भाई ये अगले जो साहब हैं ये तो बड़े गुस्से वाले हैं, ग्रो भी नहीं कर पाता इंसान। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और स्कूल्स तो बहुत आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। कैसे? बस वो ऐसे इवेंट्स कराते रहें जहाँ बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स में परफॉर्म करने का, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट्स। हाँ, अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है जो छोटे लेवल के, आई मीन जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं, सेकेंडरी के, वहाँ बहुत कुछ होता है, वहाँ टैबलोज हो रहे हैं, ड्रामा हो रहा है। सडनली बच्चा जब ए लेवल्स में, इंटरमीडिएट में आता है, ज़ीरो हो जाता है। मैं अपने कई जो स्कूल्स हैं जिनसे मैं एफिलिएटेड हूँ, हमेशा ही मशवरा देता हूँ कि आप एटलीस्ट एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का, हालांकि मेरा सब्जेक्ट बिजनेस है,
ज़रूर रखें, ताकि बच्चे ना वो अपनी जो क्रिएटिविटी है वो निकाल सके वहाँ पे, एक फन टाइम एनवायरनमेंट हो, बजाय इसके कि वो खाली पीरियड में फालतू बाहर बैठे हुए हैं और बस खाक उड़ा रहे हैं। तो कोई ड्रामा क्लब, कोई स्किट क्लब, कोई वो कॉमेडी क्लब टाइप की चीज़ कर लें। 7-8 पीरियड्स में हफ्ते में एक दफ़ा पीरियड आता है नॉर्मली स्कूल्स में। हाँ, वो होता है फिजिकल एक्सरसाइज का, वो पीटी जो टीचर कहते हैं ना, वो फिजिकल वो भी ज़रूरी है, लेकिन क्या हम क्रिएटिविटी को नर्चर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कॉलेज में आके तो बिल्कुल ही वो डाउन हो जाती है। मैं तो नाम लूँगा सर, सॉरी आपकी अगर बात करके, मैं आई डोंट फॉरगेट, आई टॉट एट फ्रोबेल इन कराची, फ्रोबेल एजुकेशन सेंटर फॉर 7-8 ईयर्स। अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि 6th ग्रेड के बच्चों को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाएं। अच्छा। एंड आई वाज वेरी शॉक्ड एंड आई वाज वेरी अम्यूज्ड टू नो दैट दे वर आल्सो गिविंग देम स्टेम क्लासेस, स्टीम उन्होंने किया हुआ था, और रोबोटिक्स और अलग अलग प्रोजेक्ट्स, और बच्चा तो क्रिटिकल थिंकिंग भी पढ़ा एंड डिबेट्स भी पढ़ रहा है, साथ साथ डिबेट्स भी पढ़ रहा है। तो मैंने एक अलग ग्रोथ देखी स्टूडेंट्स के अंदर फ्रॉम द टाइम दैट दे स्टार्टेड एंड फ्रॉम द टाइम दैट आई सॉ देम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बिल्कुल ही बच्चा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि कहीं और मतलब स्कूल में अपना प्रेडोमिनेटली जो टाइम गुजार रहा है, प्रोडक्टिव टाइम, वो तो स्कूल में ही गुजार रहा है ना बच्चा। हाँ बिल्कुल, वो उसके सुबह के मॉर्निंग के फ्रेश आवर्स होते हैं, एनर्जी लेवल उनका अच्छा होता है उस वक्त। तो स्कूल्स और ये बड़ा इंजॉयबल है। Yes. ये स्कूल के लिए भी इंजॉयबल है, इसमें कॉस्ट इतनी कोई इन्वॉल्व होती नहीं है, बजाय इससे कि वो यूजलेस एक्टिविटी कराटे या वगैरह। अबे थोड़ा सा आगे आ जाना चाहिए ना, ये कराटे क्लासेस एंड ऑल दिस थिंग्स। वही एक चीज हो रही है। हाँ मतलब अब कराटे वराटे का दौर नहीं है भाई, ये सब छोड़ दें। और ये जैसे आपने बताया कि ये क्रिएटिव स्किल्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, ये पब्लिक स्पीकिंग हो गया, मॉडल यूनाइटेड नेशंस हो गया, इन चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एब्सोल्युटली। सर एक थोड़ा सा हटके सवाल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे पता है इसका जवाब आपसे बेहतर तो इस वक्त नहीं दे सकता कोई, इस इन्वायरमेंट में एटलीस्ट। ये जो हमारी कल्चरल कुछ चीज़ें हैं कि हम रात भर जागते हैं और सुबह मतलब 2 बजे खाना वाना खा के मेहमान गए, बच्चा सो रहा है 2 बजे, वो सुबह उठ रहा है फिर 7 बजे, और पूरा दिन उसका, क्या इसमें कल्चर हमारा चेंज, इसमें भी तब्दीली, क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप अपना रूटीन, स्लीप रूटीन चेंज करें एज अ सोसाइटी? हाँ। जल्दी आप सोएं, सुबह जल्दी उठें, क्या इनसे फ़र्क पड़ता है? बिकॉज यू हैव बीन वेरी, आई हैव सीन, क्या आप माशाल्लाह यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड इन हेल्थ, इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्या इससे फ़र्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लाइफ सक्सेस? ये बेसिक लाइफ स्किल होनी चाहिए, यानी हर पेरेंट को, इससे पहले को पेरेंट बने, कम से कम हेल्थ मैनेजमेंट तो ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं वही जैसे आपने भी कहा ना कि पिछले 20 सालों में क्या फ़र्क आया, एक फ़र्क जो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा वो ये कि बड़ी यंग एज में मैंने देखा लड़के लड़कियां दोनों ने फ्रेश जॉब शुरू की है और एकदम वो अनहेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, हज़ारों के खर्चे होते हैं। तो आपको बेसिक बायोलॉजिकल अपनी पता होना चाहिए कि आपका एनर्जी लेवल किस टाइम हाई होता है और किस टाइम उसको शट डाउन की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही सूरज ढलता है, ये चीज़ हमें रिलीजन ने भी कई 100 साल पहले सिखा दी है, कॉमन विजडम है, सबको पता है, हर दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम को आप देख लीजिए, वो सुबह में दिन जल्दी स्टार्ट करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को आहिस्ता आहिस्ता टेपर यानी कम करते चले जाते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, अर्ली इवनिंग या मिड समझें आप 7-8 बजे मैक्स डिनर कर लें, डिनर भी लाइट करें। ये तो डॉक्टर्स बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि भाई सुबह हैवी खाएं, दरमियान में थोड़ा सा लाइट कर दें और लाइट रात में अच्छा खासा लाइट। हमारा बिल्कुल ही उल्टा है, हमारा उल्टा है, सुबह कुछ खाए नहीं बच्चा निकला और वो दोपहर में थोड़ा सा जंक फूड खाया, और रिजल्ट्स भी तो उल्टे हैं ना इसी वजह से। यस, वेरी हमारी रिजल्ट से मतलब एकेडमिक रिजल्ट्स नहीं, जनरल चीज़ का रिजल्ट, हर चीज़ आप जनरल कियास है, रोड्स पे मसले हैं, इधर मसले हैं, वो लड़ रहे हैं, वो उनको बड़ा फ्रस्ट्रेटेड। सर आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आती है? इसीलिए कि आपने बेसिक अपने जिस्म को और कुदरत का जो निज़ाम है उसको समझने में इतनी बिल्कुल एंटी चल रही है, बड़ी मिस्टेक कर दी। तो वो अगर आप थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा उसमें कलेक्टिव एफर्ट लगेगा, ज़्यादा नहीं है, मैं फिर आपको बता दूँ, ये बात ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप बस फैसला कर लीजिए, मैं आज से, कल से, परसों से, अगले हफ्ते से अपनी टाइमिंग को चेंज करूँगा, अपने ईटिंग हैबिट्स चेंज करूँगा। मुझे याद है मैंने काफ़ी पहले ये फैसला किया था कि मैं लंच जो है वो बहुत लाइट किया करूँगा। मेरे कुछ दोस्त थे वो हैवी लंच के आदी थे,
तो अब वो उनसे थोड़ा सा वो हंसी मजाक, फिर वो तंज में बदला, फिर कुछ ने उसको सीरियसली ले लिया कि यार ये शायद बैठना नहीं चाहते हमारे साथ। मैंने कहा बात सुनो, मेरी फिजिकल रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे दिन में हल्का लंच ही सूट करता है, वरना मैं बिल्कुल ही जो है ना आगे के जो काम अपने हैं उनमें रुकावट, एनर्जी खत्म, एनर्जी मुझे लगता है कि मुझे उसको प्रोसेस करने में ग्लूकोज आपकी बॉडी जो, अब हर इंसान सेम तो नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली, हर एक की अलग रिक्वायरमेंट, हर एक की बॉडी अलग तरह से एनर्जी को प्रोसेस करती है, तो हर आदमी को ये अवेयरनेस होनी चाहिए। दैट इज ट्रू। सर हाउ डू यू बिकम अ बेटर टीचर? जैसे मैं बिल्कुल टीचिंग स्टार्ट है और आई एम अ जूनियर, वेरी जूनियर टीचर, किस तरीके से एक टीचर अपने आप को बेहतर टीचर बनाए? अगेन बहुत लंबी डिस्कशन है, मैं बिल्कुल एक लफ्ज़ में बताऊंगा, जो मैंने लफ्ज़ पहले जिक्र किया था, टर्म इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लर्नर। आपका स्टूडेंट, आपका ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए कि जब आपसे पढ़ के, उर्दू में कहते हैं फारिग तहसील हो गया, ग्रेजुएट हो गया, तो वो एक इंडिपेंडेंट लर्नर आपने बनाया, या एटलीस्ट उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन डाली आपने। क्योंकि जब बच्चा आपके पास आता है पढ़ने के लिए, तो बेचारा एक हेल्पलेस और बेबस सा एक बच्चा होता है, और वो स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको शायद लिखना नहीं आ रहा होता, रीडिंग में इश्यूज होते हैं। बच्चे की नीड्स को समझना एज ए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि इदारे भी ज़ाहिर कैपिटलिज्म के अंडर में हैं, टीचर्स भी उन्हीं के मुलाजमीन हैं, तो वो एक थॉट आ जाती है कि जो पुरानी डिबेट है कि वॉल्यूम यानी साइज वर्सेस क्वालिटी, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उसमें एक बैलेंस रखें, बच्चे की इंडिविजुअल नीड समझें। अगेन ये कोई मसला नहीं है, ये कोई पहाड़ नहीं है जो आपने सर करना है। टीचर्स बड़े शॉर्ट लोग होते हैं, उनको फेस रीडिंग आती है, उनको बच्चे की असेसमेंट्स देखनी आती हैं, उससे वो फ़ौरन फैसला कर लेते हैं कि भाई इसकी ये नीड है, इसकी ये नीड है। दोनों की नीड्स डिफरेंट हो सकती हैं। टारगेट एक ही होना चाहिए कि क्या मैंने अपने स्टूडेंट को एक इंडिपेंडेंट लर्नर बना सका या नहीं बना सका। उसके लिए जो भी आप एफर्ट करें वो इंडिविजुअल हैं, इसमें कोई फार्मूला लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर है कि ज्योग्राफी का टीचर अलग चीज़ पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री का टीचर अलग पढ़ा रहा है, मैं बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक अलग एक डिस्कशन, मिजाज में भी फ़र्क है, टीचर्स मिजाज में फ़र्क है, लैंग्वेज में, तो वो टीचर की, एंड दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ ना कि टीचर को रिस्पेक्ट दें, चूँकि वो बहुत वैरायटी से डील कर रहा है, उसका दिमाग 24 घंटे ऑन रहता है। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं अपनी वर्किंग लाइफ में कभी एक शट डाउन पोजिशन में आया हूँ। मैं छुट्टियों में भी कुछ सोच ही रहा होता हूँ, कहने को तो छुट्टियाँ हैं, वॉशरूम में नहाते वक्त भी मुझे आइडिया होता है, यार ये चीज़ मैं ऐसे कर लूँ, यार ये मुझे ऐसे बोलनी है, मगर मुझे ऐसे बोल लेनी चाहिए तो शायद बेहतर हो जाए। तो मैं तो नहाते वक्त भी फारिग नहीं हूँ, मैं ड्राइविंग करते वक्त भी फारिग नहीं हूँ, मैं जो छुट्टियों में भी फारिग नहीं, मैं ज़हनी तौर पे ऑक्यूपाइड हूँ प्रोडक्टिव चीज़ों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी के लिए कि एक पॉजिटिव चीज़ आप अपना जो गोल सेट किया हुआ वो पॉजिटिव रखें। एंड दैट्स व्हाई एग्जैक्टली दिस इज व्हाई टीचिंग कम्युनिटी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, माशरे को उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनकी रिस्पेक्ट यहाँ से नहीं आनी चाहिए कि वो बड़े अमीर हो गए या उन्होंने 6 ब्रांचें खोल ली 1.5 महीने के अंदर या वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, या कोई बहुत बड़ी स्टूडेंट बॉडी उन्होंने पढ़ा ली, वो तो फिर आप एक इंडस्ट्री की डिबेट में आ गए ना। सर इंडस्ट्री की भी डिबेट आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि आई गेस अभी जैसा मैं कुछ स्कूल्स में देखा कि मैंने क्या देखा, खैर आप भी आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि कुछ स्कूल्स हैं जो सिर्फ ए वाला बच्चा, ए स्टार वाला बच्चा लेते हैं। हाँ, और वही ए स्टार वाला बच्चा एट द एंड ऑफ द डे ओ लेवल्स करके ए स्टार लेके आया है, उसकी रिक्वायरमेंट भी ए स्टार थी कि आपने ए स्टार लेके आना है, ए लेवल्स में भी वो ए स्टार ही जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या चेंज होनी चाहिए ये तौर तरीका क्या? क्योंकि असेसमेंट पैरामीटर फिर यही बन गया ना कि एट द एंड क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चे का, स्कूल तो वो जर्नी देख ही नहीं रहा। और हालात इतने ख़राब हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट मोर देन, मतलब उनका कोई एक डिजिटल नंबर असाइन हो गया है, 0 0 1 2 3 4 जो भी नंबर दिया हुआ बच्चे को। स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स। ये भी क्या टीचर के अलावा, टीचर को रिस्पेक्ट देने के अलावा, क्या हमें स्टूडेंट को भी मतलब इतना ही, क्योंकि देखें ना हर स्टूडेंट भी एक तरीके का नहीं होता। हाँ, हमें स्टूडेंट्स को भी तो देखना चाहिए ना कि स्टूडेंट का क्या मैं एक, क्योंकि अगर एक मैं डी ग्रेडर को सी ग्रेडर बना रहा हूँ तो इजंट दैट बेटर देन मेकिंग एन ए स्टार स्टूडेंट एन ए स्टार स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स के ऊपर भी क्या हमें अभी फोकस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। अगेन मैं इसको इतना क्रिटिकल नज़र से नहीं देखूंगा, क्योंकि देखें अगेन बच्चे एक जैसे नहीं,
पेरेंट्स एक जैसे नहीं हैं। कुछ पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व होते हैं, खुद एजुकेटेड होते हैं, बच्चों को बचपन से ही अपने साथ अटैच रखते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं। आजकल होम स्कूलिंग का बड़ा एक ट्रेंड yes. है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बड़ा मुझे उनके ऊपर हैरानी और खुशी वाली हैरानी होती है, एक खुशगवार फीलिंग आती है कि यार कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, ये स्कूल सिस्टम पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर रहे हैं और ख़ुद इतनी इसके अंदर जो है वो जान लगा रहे हैं। तो देखें, अगर किसी वीक बच्चे को मैंने इम्प्रूव कर दिया, वो डेफिनेटली एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर बच्चा पहले से ही अच्छा है और आगे दोबारा अच्छा ही है, तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो एक क्लेवर मूव है उस इदारे की, मार्केट ऐसी सेट हाँ, हो रही है, वो डायनामिक्स उनकी ऐसे क्लेवर मूव है, वो होशियार है कि सही वो बात है। उन्होंने वो गीगो अप्रोच कहते हैं, गोल्ड इन गोल्ड आउट, Yes. और गीगो से गार्बेज इन गार्बेज आउट भी बन सकता है, वो नहीं करना बस, हाँ यस, वो नो गो एरिया है। कहीं ना कहीं अब हाँ, बच्चा इम्प्रूवमेंट लानी है, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट लानी है आपने। अच्छे बच्चे आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आए, अच्छे ही होके निकले और अच्छा है, टोटल ओवरऑल देखें। लेकिन ये कि हाँ, डेफिनेटली वो लोग ज़्यादा काबिल तहसीन है और उनकी तारीफ होनी चाहिए जिन्होंने वीक बच्चों को इम्प्रूव किया या वो करामत लोग बन गए, तो वहाँ तो डेफिनेटली होना चाहिए। हाँ, वो फिर उसकी तो और अप्रिसिएशन। मैं खुद भी व्हेन आई वाज, मेरा ओ लेवल्स में रिजल्ट एज और बीज आए थे, मेरे ए स्टार ए बीज आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सही था मेरा रिजल्ट। No, you were always a very एएस good में भी आई student. वाज एन ए स्टूडेंट। You were always a very prominent student. आपने भी मुझे मुझे पता हेल्प किया एंड मुझे भी यही, मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभार कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली अपने आप को ग्रो करने की एट साउथ शोर, अब तो साउथ शोर नहीं रहा, बट द अपॉर्चुनिटी सर राहिल मसूद वाज देयर एंड ही ऑलवेज हैड दैट बिलीफ बिल्कुल, यार बच्चा बिल्कुल। बच्चा होता है, उसको हम पोटेंशियल देखना चाहिए ना कि बिल्कुल, कितना वो उनकी होलिस्टिक अप्रोच कितना वो इम्प्रूव कर सकता है, हाँ, आप उसको कहाँ लेके आ सकते हैं। तो हाँ। मैं बड़ा इस चीज़ को मिस करता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी, नाउ इट्स वेरी बिकम वेरी कमर्शलाइज्ड, इट्स बिकम वेरी कैपिटलिस्टिक एंड जनरल, हाँ, बहुत मटेरियल चीज़ के ऊपर बहुत फोकस हो गया। और अगेन अब इसमें एक चीज़ और ये भी आती है जो कि एक आई थिंक डिस्कस कर सकते हैं, ट्यूशन्स। हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्यूशन्स? वही बात है, चूंकि कैपिटलिज्म है तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक सर्विस है, उसकी अपनी कमर्शियल एस्पेक्ट है और ज़रूरत भी कहीं ना कहीं आ जाती है, जेन्युइन ज़रूरत भी होती है। Yes. कुछ बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होते या उनका ब्रेन का वो पार्ट एक्टिवेटेड नहीं होता, तो वो एक एडिशनल हेल्प है। अब अगर वो कमर्शलाइज हो गई है और उससे पेरेंट्स के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, तो फिर तो वो सही नहीं है। फाइनेंशियली देखें ना सर, हाँ, वो एक स्कूल की फीस हाँ। 30,000 35,000 ए लेवल्स में, नॉर्मल ए लेवल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हमारे अच्छे स्कूल्स हैं, 30-35,000 उसके स्कूल, फिर बच्चा ट्यूशन ले रहा है तो उसके हाँ। वो 10,000 रुपये 8,000 रुपये दे रहा है महीने के। तो अगेन फाइनेंशियल, असल में देखो, हर चीज़ में जहाँ ये एलिमेंट ऑफ प्रॉफिटियरिंग आ रहा है ना, वो इंसान को बुरा लगता है। यस, ठीक है ना, अगर आप बहुत एक्सपेंसिव खाना खा रहे हैं जबकि उससे कम यूटिलिटी में भी आपका काम चल सकता था, तो चले आपकी जेब इजाज़त दे रही, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो दूसरे लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है? क्या बेचारे जो स्ट्रगलिंग लोग हैं वो आपको देख देख के तरस रहे हैं या वो फिर अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हैं? तो क्या आप इंस्ट्रूमेंट बन गए थे लोगों की खराबी का? दैट्स द मेन क्वेश्चन। तो वो तो फिर ख़राब चीज़ है, वो चाहे फूड में हो या किसी भी चीज़ में हो या गाड़ियों में हाँ, ये बात भी सही है। गाड़ियों में भी गाड़ियों में। मुझे हैरत होती है कि व्हाई वुड पीपल स्पेंड एक्सेसिवली अ लॉट ऑफ मनी। हाँ सर, मतलब गाड़ियाँ छोड़े तो वो तो बैग्स जो होते हैं लुई विटॉन और शनेल और मतलब वो 1.5 लाख हाँ, डॉलर मतलब के- इट डजंट एंड। मगर मुझे गाड़ियों में इसलिए होता है कि गाड़ी एक बहुत बड़ी गाड़ी एक पतले इलाके की रोडों पे प्रैक्टिकली नहीं हो। प्रैक्टिकल नहीं, उससे दूसरों को तकलीफ हो रही है और ईगो ही आपने बूस्ट करनी है, तो उसके और बहुत से तरीके हैं ईगो बूस्ट करने के लिए। लेकिन आपने एक 2-2.5 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, ठीक है, अल्लाह आपको और दे। सब्सटेंस भी दो आप जहाज खरीद लें प्लीज, आप हवा में चला लें, हमें तंग ना करें, रोड पे गाड़ी ना चले Yeah, प्लीज, that is लोगों को true. तंग ना करें प्लीज। दैट इज ट्रू सर। करियर के ऊपर, करियर डेवलपमेंट पे भी आपने माशाल्लाह काम किया है। व्हाट इज सक्सेस? फॉर डिफरेंट पीपल इट मींस डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। क्या होनी चाहिए चले आपकी नज़र में? Happiness. आप अपना पर्सनल ओपिनियन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। मैं उसको अबंडेंस, जो जनरल कॉन्सेप्ट है, अबंडेंस के इक्विवेलेंट कर दिया गया Okay. कि हर चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, Yeah. ठीक है। उस ज़्यादा होने में अगर आपका खून जल रहा है या आपने कोई अल्लाह न करे कोई ऐसा रोग या बीमारी पाल ली है
जिससे वो नेमत ही हराम हो गई है आपके ऊपर, तो वो फिर सक्सेस तो नहीं है। हैप्पीनेस में भी देखें ना, सब्जेक्टिविटी इतनी है, व्हाट इज़, हाउ डू यू, मतलब किस तरीके, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, क्योंकि आई माइट बी हैप्पी विद समथिंग मटीरियल, फॉर एग्जांपल पैसे में मैं खुश, मैं अपने आप को, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि मैं पैसा मुझे खुश करेगा, लेकिन रियलिटी उसके साथ कभी कभार नहीं कंफर्म करती, बिकॉज व्हेन आई अर्न, अब मैं पहले FBR वाले बैठे, भाई एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं टैक्स नहीं आ जाना, लाख रुपए कमाऊँ, फिर मैं कहता हूँ यार अच्छा चलो 2 लाख कमा लेता हूँ, 2 लाख से मैं कहता हूँ 4 लाख कमा लेता हूँ, 4 लाख से मैं कहता हूँ यार 8 लाख हो तो बेहतर है, 8 लाख भी कमा लिया, मैं मतलब वैसे ही बता रहा हूँ, FBR वाले प्लीज़ आप मुझे तक नहीं कीजिएगा, वैसे ही बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है कि वो इट डजेंट एंड ना, तो सक्सेस को किस तरीके से मॉडिफाई करना है हमें, शुड वी लुक फॉर इट spiritually, should we look for it in terms of knowledge, in terms of experiences, or should we look at it from the perspective of relationships, या मिक्स एंड मैच है, आप कहते हैं कि मिक्स एंड मैच। अगेन वैसे मैंने कहा कि सक्सेस का कॉन्सेप्ट हर इंसान का अलग अलग है, लेकिन एक थोड़ा सा एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सक्सेस और हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट अगर साथ रखा जाए तो मेरे लिए पर्सनली, मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे किसी एक्शन से किसी को नुकसान ना हो, मोरालिटी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं ज़ाती तौर पे कोई चीज़ कर रहा हूँ, मुझे उससे ज़ाती तौर पे कोई नुकसान हो रहा है, वो भी बुरा है। अगर मैं काम इतना कर रहा हूँ कि मैं सो नहीं सही से रहा, या मैं गलत कोई नशा मुझे लग गया जिससे मुझे सुकून तो मिल रहा है, तो वो आर्टिफिशियल है। अच्छा देखिए, अब ज़माना इतना तेज़ हो गया है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं था। सॉरी, आपको पता है, आपको पता है कि सिगरेट पीने से बीमारी होती है, आपको पता है कि पूरा दिन बैठ के काम करने से बॉडी में प्रॉब्लम्स निकलते हैं, आपकी आंखें ख़राब होती हैं, आपको पता है कि अगर आप ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं अपने काम में तो फैमिली इग्नोर हो रही है, आप अपने वालिदैन को टाइम नहीं दे पा रहे, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे हैं, वाइफ हैं, या अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपकी फैमिली है, वो मुतासर हो रही है, तो वहाँ फिर आपको रुक जाना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे द चॉइस इज इन योर हैंड्स, इट इज़ योर इन योर हैंड्स। मगर मैं बिलीव इस चीज़ पे करता हूँ, और ये बड़ा अयां सी बात है, खुली है, कि अब ये कहना नहीं मुझे पता नहीं था यार, और मेरे तो मेरे पीछे कुछ हो गया, नहीं आपके पीछे कुछ भी नहीं हुआ, आपको पता था। लोग कहते हैं ना मेरे हालात ऐसे हैं यार, मैं क्या करूं, मेरे हालात ऐसे, मैं इस चीज़ में पड़ गया, लेट्स सपोज, तो आपको बार्गेन करना पड़ेगा, आपको एक डील अपने आप से बनानी पड़ेगी कि ये मेरी लिमिट है, बस इसके आगे मुझे, देखिए दुनिया में हर कोई परमानेंट तो आया नहीं है। सही बात। करोड़पति भी हो तो उसने भी एक दिन यहाँ से खुदा हाफिज कहना है, और अगर एक बेचारा कोई स्ट्रगलिंग इंसान था तो वो भी यहाँ से जाएगा, खाली हाथ जाना है दोनों। हाँ, तो वो एक अलग पर डिबेट शुरू हो जाएगी कि रिलीजियोसिटी या ईमान के जो इश्यूज हैं वो हर एक के अलग डिफरेंट होते हैं, तो उस पर भी नहीं हम बात करते। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि आप अपने आप को और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, या आपके उन लोगों की जिनसे आपको कुर्बत है या प्यार है, माशरा है, उसको नुकसान ना पहुंचे। मुझे एक छोटा सा अपना ही वाक़या याद आ गया, सिर्फ मैं उसको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी फीलिंग हमेशा थी कि मुझसे किसी को नुकसान ना पहुँचे। मैं अपने घर के पास खड़ा हुआ था, तो डस्टबिन जो काफ़ी बड़ा ड्रम की तरह होता है, उसमें कभी कभी वहाँ बिल्लियाँ होती हैं, जो जंगली बिल्लियाँ होती हैं, वो घुस जाती हैं, वो उसमें कुछ लेफ्ट ओवर्स वगैरह होते हैं, वो खाते रहते हैं, तो ड्रम ऐसे धड़ से गिर जाता है, यानी सीधा खड़ा होता है ड्रम, काफ़ी बड़ा ड्रम है, लेकिन वो उस इलाके में जहाँ मेरी रहाइश है बिल्ले भी बड़े बड़े हैं ना, जंगली बिल्ले जो, तो वो ड्रम किसी एक आध रात मैंने देखा गिरा हुआ था, तो उसमें से थोड़ा सा खाना, वो जो खाना तो नहीं, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं, छिलके वगैरह थे पता नहीं किसी चीज़ के, वो बाहर आए हुए थे, अंधेरा भी हो रहा था, तो मैंने कहा मैं ड्रम को सीधा कर देता हूँ, आंखों को बुरा लग रहा था, और वो ज़ाहिर गली में भी मैंने कहा कचरा उड़ के सुबह तक ना आ जाए, रात का टाइम तक कचरा तो सुबह उठता है। जैसे मैंने ड्रम को हाथ लगाया तो मुझे महसूस हुआ कि ड्रम के अंदर कुछ मूवमेंट हुई है। अब मैं थोड़ा सा डरा, लेकिन वो आवाज़ आई, आपको पता है वो छोटा सा एक चुहिया सी होती है, चुचुंदर कहते, मोल कहते हैं उसको, उसकी मुझे आवाज़ आई। अच्छा, वो हार्मलेस एनिमल है, काटता वाटता नहीं है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि मैं ड्रम सीधा अगर कर दूंगा तो ये इसी में ट्रैप रहेगा, सुबह तक फंस जाएगा, शायद भूखा मर जाए, या अगर कोई बिल्ला आ गया अंदर तो वो उसको खा जाएगा, वेरी गुड मैसेज, या वो सुबह तक वैसे ही बेचारा मर जाएगा, और उसकी ज़िंदगी से और उसकी मौत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था।
अगर टेक्निकली देखा जाए। और सुबह में कच्चे वाली गाड़ी आती, वो उठा के उसको डालती है, वो ऐसी तैसी हो जाती। मैंने कहा यार मैं अगर ड्रम दोबारा गिरा दूँ तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। उसकी ज़िंदगी शायद किसी के काम आ जाए, उसी के काम आ जाए। सही बात, अल्लाह की मखलूक। सही बात है। मैंने ड्रम दोबारा गिरा दिया। सही क्या सर? सही क्या? हाँ। मेरा कोई इसमें एफर्ट नहीं किया। कभी कभार हमें लग रहा होता है ना, इट्स अ वेरी डीप मैसेज। एक थिंकिंग थी। हाँ। कोई ना गुनाह ना सवाब, नथिंग। एक जस्ट फीलिंग थी, एक कि भाई जानदार चीज़ है, खाने के लिए अंदर घुसी है और फंस गई है, और मेरे एक टक मारने से कोई नुकसान नहीं हुआ। Yes. ना मेरा घर का नुकसान है, ना रोड का है। कचरा बच्चा तो वो में उठ ही जाएगा, इट्स ऑल राइट। चलो या चलो थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, ये बात सही है। बट चलो दे दो इसको यार। कभी कभार हमें लग रहा होता है कि हमें नुकसान हो रहा है किसी चीज़ से, हाँ, और वो दूसरे बंदे के लिए वो दूसरी रहमत होती है मखलूक के लिए। Yes. वो एक बहुत ही कारामद चीज़ होती है। अच्छा, मुझे नहीं पता सुबह क्या हुआ, वो निकला नहीं निकला, मैं लेकिन घर बड़ा खुश गया। हाँ। मैं अंदर एंटर हुआ, मैं बड़ा ऐसे कंधे वंधे मैंने सीधे कर, मैंने कहा मैंने अच्छा काम किया आज। Yeah, that was a good thing. मैंने एक जानवर जो फंसा हुआ था उसकी अपनी एफर्ट से एक मदद की, आगे अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अपना काम इंसान मैंने अपना करना काम चाहिए। कर दिया। तो ये थिंकिंग है कि हैप्पीनेस इज दिस, कि आपसे बेहतर बात है कि किसी को फ़ायदा रहे, नुकसान ना हो। चाहे वो छोटा सा एफर्ट हो, बड़ा एफर्ट हो, आपकी हेल्थ हो, आपके पैसे की कमाई है, आपकी गाड़ी है। अब आजकल बड़े इश्यूज हुए हैं ऐसे कि लोगों ने अब क्यों बड़ी गाड़ी ली यार, वो इम्प्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है, भरम होते हैं ऑल दैट। मैंने कहा वो तो ठीक है, जो रास्ते भर जो बददुआएं तुम लेते हुए आए हो ना साथ, उसका क्या होगा? साइडें मारते हाँ, धुआं उड़ रहे हैं और लोग गालियां दे रहे हैं आपको, और सब्सटेंस भी तो नहीं है सर। वो बंदा जब गाड़ी से उतरा बात करेगा तो पता चल जाएगा सामने वाले को कि चलो बेशक उसको भी मैंने इग्नोर किया, ठीक है, वो जैसा भी है। बट आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था। यस, आपको पता था, पता है, को पता है रोडें पतली हैं, बाइकर्स हैं यहाँ पे, Yes. फैमिलीज हैं, किसी को छोटा सा टच भी हो गया तो गिरेगा बुरी तरह से, और आप उससे थोड़ी सी छोटी प्यारी सी गाड़ी में सुकून से चल सकते A to B जाना है आप हाँ कन्वीनियंटली। हाँ, कोई इतना बड़ा ट्रक लेने की जरूरत नहीं है, शहर है। ट्रक SUVs वगैरह कहलाती हैं, डाला। डाला या जो भी आप उसको लोकल उसमें कहें, आप एक अच्छी सी प्रैक्टिकल सी गाड़ी, अब मैं यहाँ ब्रांड प्रमोशन नहीं करना चाहूंगा। नहीं आप करते सर। नहीं मैं भी ब्रांड, क्या पता मैं स्पॉन्सरशिप मिल जाए अगर कोई देख रहा है तो। अभी उसका टाइम नहीं। अच्छा, बट आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। या एब्सोल्युटली। हाँ, कि वो उससे भी प्रेफरेंस, प्रैक्टिकलिटी और हाँ, इंसान को आप देख सब- के, जो माशरे को देख के और हाँ। सोसाइटी के जो आप एक- यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हाँ। उसको देख के करनी चाहिए। एग्जैक्टली, आप एक सेडान में भी सुकून से इज्जत से बैठ के जा सकते हैं, बजाय इसके आप एक इतनी खतरनाक खौफनाक गाड़ी लें कि उसकी आवाज़ से ही लोगों के दिल दहल जाए। वो वैसे ही खौफ में आ जाते हैं। हाँ, इतनी ऊपर बड़ी गाड़ी। पेट्रोल इतना, धुआं इतना, तो ये मसले हैं। हाँ, नहीं एब्सोल्युटली सर। सर, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ज़िंदगी में? अगर कोई लेसन आपने अगर अपनी ज़िंदगी में, मुझे पता है सवाल शायद सोचने में आप क्योंकि बड़ा सोच समझ के जवाब देते हैं, तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव? मैं इसी बात को रिपीट करूंगा कि अपनी ज़िंदगी में ना बस ये ख्याल रखें कि आपसे कोई हर्ट रहा हो। नंबर 1 आप खुद हैं, कोई ऐसे काम धंधे या थॉट्स ना पालें अपने अंदर जिससे आपको फिर नुकसान होना शुरू हो जाए, आपका सुकून गारत हो जाए, आपकी नींद उड़ जाए, आपके जो कुर्बत वाले लोग हैं, आपकी फैमिली है, वो मुतासर होने शुरू हो जाए। अपना ख्याल हो गया, दूसरों का भी इसी तरह से सोचें कि यार हर इंसान के इक्वल राइट्स हैं, जैसे मैं हूँ वो भी दूसरे भी लोग हैं, उनके भी वही ख्वाहिशात हैं, उनके भी दिल हैं, उनके भी दिमाग हैं। तो अपनी ज़ात से ना हर्ट नहीं करें किसी को, और जैसा मैं आज किसी के साथ करूँगा वैसा मेरे साथ भी हो सकता है। वो इसके बाद की थॉट है जी। मैं तो समझता हूँ वहाँ तक बात पहुँचेगी नहीं। जब आप चलेंगे सुबह इस ख्याल से कि यार मैंने आज किसी को ना हर्ट नहीं करना, अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से, जो भी मैं करने जा रहा हूँ, तो बिकॉज बात वही है, टाइम हर एक के पास लिमिटेड है, किसी ने परमानेंटली इस दुनिया में तो रहना नहीं है, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो या किसी भी अखलाक से बिलोंग करता हो। तो ये तो कॉमन चीज़ हमारे सबके साथ लगी हुई है और यही हमें यूनाइट करती है। सही बात है सर।
ये मेरा मैसेज है। वेरी नाइस ऑफ यू सर, बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया। थैंक यू एंड आई एम श्योर दिस इज़ वेरी प्रोडक्टिव फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स, फॉर द ऑडियंस जो भी देख रहा है, एंड इट वाज वेरी नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। Thank you so much. Good luck. थैंक यू सो मच, थैंक यू।